श्री हरीश टोकर जी, हमारे पूर्व महामंत्री आदरणीय श्री राम भगत जी, श्री प्रवीण गुप्ता जी, आदरणीय श्री तपेंद्र ठाकुर जी, श्री राजेश गुप्ता जी, हमारे संगम विहार मंडल के अध्यक्ष हैं, श्री ओमकार चौहान जी, हमारे संगम विहार मंडल के सम्मानित अध्यक्ष हैं, श्री अमित शर्मा जी, हमारे तुगलकाबाद विस्तार के सम्मानित मंडल अध्यक्ष हैं, आदरणीय श्री अनिल गुप्ता जी, हमारे पूर्व मंडल के अध्यक्ष हैं, आदरणीय श्री धर्मेंद्र मिश्रा जी भी हमारे पूर्व मंडल के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष, आदरणीय श्री अनिल गोयल जी हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। संगम विहार के सभी सम्मानित कार्यकर्ता भाई और बहनों, अब मुझे लगता है कि लंबी चौड़ी बात करने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी की सरकार ने क्या कुछ दिया है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं को जानकारी उस बात की। जो जन कल्याणकारी योजनाएं मोदी जी की सरकार की ओर से शुरू की गई है, उसकी जानकारी भी हमारे सभी भाजपा के सम्मानित कार्यकर्ताओं को है। संगम विहार कभी मेरी कर्म भूमि भी रही है। 1990 में जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से श्री वीपी सिंह जी की सरकार चल रही थी, तो हमने उस समय भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता साउथ दिल्ली के उस समय के पार्लियामेंट के मेंबर आदरणीय श्री मदन लाल खुराना जी के नेतृत्व में संगम विहार जैसी सैकड़ों कॉलोनियों को रेगुलराइज किया जाए, नियमित किया जाए, उसके लिए संघर्ष करिए, प्रयास करिए। खुराना जी के नेतृत्व में किया गया था। आपको याद होगा उस समय के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद संगम विहार आए थे। उस दिन खुराना साहब नहीं आ पाए थे, और यदि संगम विहार के पुराने लोग हैं उनसे अगर आप पूछेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कुछ जमीन डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए एक्वायर की थी, उसके ऊपर बड़ी संख्या में लोगों के घर बन गए थे। उनको डेमोलिश किया जाए उसके नोटिस आ गए थे। आदरणीय श्री मदन लाल खुराना जी की लीडरशिप में हम उस समय के प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह के साथ हजारों संगम विहार निवासियों के साथ उनके पास गए और उस तोड़ फोड़ को रुकवाने का काम किया। ये जो हमारे पुराने संगम विहार के लोग हैं उनको शायद याद होगा, जो उस तरफ है। 1993 में मैं बदरपुर से चुनाव लड़ने के लिए चला गया। अब बदरपुर विधानसभा क्षेत्र तो मेरी होम कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी। होम कॉन्स्टिट्यूंसी तो मेरी तुगलकाबाद थी, और तुगलकाबाद के लोगों को इस बात की शिकायत भी रही कि आपको तुगलकाबाद विधानसभा नहीं छोड़नी चाहिए थी। और कई बार संगम विहार में लोगों की ओर से ये आवाज़ उठती है जो मेरे कानों तक भी पहुंचती है, पता नहीं ठीक है या गलत है, कि संगम विहार में भी रामवीर सिंह बिधूरी जैसा विधायक होता तो शायद हमारा क्षेत्र का विकास भी बदरपुर विधानसभा क्षेत्र जैसा हो जाता। आज बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में 12 लेन का हाईवे बनाया जा रहा है, फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, पुल बनाए जा रहे हैं। आज दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क 885 एकड़ जमीन के ऊपर बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर बनाया जा रहा है। जिस बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक भी पार्क नहीं होता था, आज 31 पार्क हमने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और एनटीपीसी की जमीन के ऊपर बना दिए। मॉर्निंग वॉक ट्रैक बना दिया, बच्चों को खेलने के लिए पार्क विकसित कर दिए, ओपन जिम लगा दिए, आज सड़कों का जाल बिछा दिया। बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में जब मैं विधायक बना था
तो रिश्तेदार जो आते थे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में अपने भाई बहनों से मिलने के लिए, तो कहते मैं उनको जाके मिला हूँ, अभी मैं पोस्ट डालूंगा, मैंने डाल दिया होगा। तो मैंने उनका जाके धन्यवाद किया है, उनको फूलों का बंच दिया है कि आप हमारे आग्रह पर गाँवों में भी गए और गाँवों के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपया उपलब्ध करा दिया है। गाँवों में विकास के कार्य शुरू होंगे, लेकिन आप बुराड़ी, किराड़ी और संगम विहार जैसी कॉलोनियों को देखिए, जहां लाखों बेचारे मेहनत कश अमीर लोग जो अलग अलग प्रदेशों से आए हैं, आज उनको नागरिक सुविधाएं नसीब नहीं हुई है। आप जाके देखिए कैसी उनकी दयनीय स्थिति है, वो नरक में रह रहे हैं। तो उनकी हालत को यदि आप देख लेंगे तो आज भी कल आपकी कलम से संगम विहार जैसी कॉलोनियों के साथ भी जरूर इंसाफ होगा। वो देखकर गए हैं, उन्होंने मुझे जानकारी दी कि मैं दंग रह गया कि दिल्ली में ये लोग ऐसा प्रचार करते थे। हमने अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में बड़ा कमाल का काम किया है। कहते मैंने जो संगम विहार की हालत देखी है, मुझे बहुत कष्ट हुआ। मैं आज आपको कमिटमेंट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि संगम विहार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ट्रैफिक की है। संगम विहार के अगल बगल में कुछ ऐसी जो योजना है, मास्टर प्लान में भी कोई सड़क दिखाई गई है, जो दिखाई गई है तो उसके ऊपर निश्चित तौर पर अमल होगा। सबसे पहले संगम विहार की ये समस्या का समाधान हो गया तो संगम विहार के लोग गंगा नहा जाएंगे। और मुझे इसी काम के लिए भेजा, आपको बता दूं, मैं तो आज लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मुझे तो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है। जहाँ देश के प्रधानमंत्री रहते हैं 2 किलोमीटर दूरी पे, उसी लुटेन जोन में मैं रहता हूँ। भारत सरकार के जो जमीन 600-700 रुपए गज खरीदी गई थी, तो मैं लोगों से कहता था इस जमीन को बेचना मत। एक समय आएगा ये जमीन 1.5-2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए गज तक आपको बेचने का अवसर मिलेगा। यदि आज आप जाएंगे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में तो कहीं भी आपको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आज जमीन का और दाम हो गया है। आखिर को जमीन का दाम ऐसे तो नहीं बढ़ गया। जब बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में गंगा जल पहुंचा है, ठीक से इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, सारी गलियों को पक्का किया गया, हाईवे बन रहे हैं, पार्क विकसित किए जा रहे हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी वहां बनाई गई। हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑल इंडिया आयुर्वेदिक जो हॉस्पिटल है वो भी बदरपुर के समीप गौतमपुरी में हम लोगों ने 2004 में डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के सहयोग से, उस समय हेल्थ मिनिस्टर थी हमारी आदरणीय बहन सुषमा स्वराज जी के आशीर्वाद से, हमने अपने बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ही नहीं बल्कि दिल्ली के लोगों के लिए उसकी नींव रखी थी। आज हजारों लोग उस हॉस्पिटल में जाके निःशुल्क इलाज कराते हैं, जिसका उद्घाटन आदरणीय मोदी जी ने किया था। इसी दिल्ली में अपोलो जैसा हॉस्पिटल बना, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए आए थे और उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री नंदलाल खुराना जी थे। तो मैंने आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की उपस्थिति में, मुख्यमंत्री श्री खुराना जी की उपस्थिति में कहा था कि जो अस्पताल बनाया गया है इसके दरवाजे केवल अमीर लोगों के लिए खुले रहेंगे। हमारा गरीब आदमी आएगा तो उसका इलाज यदि इसमें नहीं होगा तो ऐसे हॉस्पिटल को हम आग लगा देंगे। और हमने कहा कि इस हॉस्पिटल में गरीबों के लिए भी इलाज की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आदरणीय खुराना जी के आशीर्वाद से, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के सहयोग से आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि हमने अपोलो जैसे हॉस्पिटल में 33% बेड्स अपने गरीब लोगों के इलाज के लिए रिजर्व करवा दिए। ओपीडी में 40% लोग मुफ्त इलाज करा सकें, ट्रीटमेंट करा सकें, उसकी व्यवस्था हमने करवाई थी। इसी विधानसभा में हमने लड़ाई लड़के कि दिल्ली में हजारों स्कूल के लिए हमारी डीडीए ने मुफ्त में जमीन दी है। और तब ये शर्त थी जब वो जमीन उनको दी गई थी कि 25% गरीब के बच्चों को दाखिला देना पड़ेगा। गरीब के बच्चों को दाखिला नहीं मिलता था। ये लड़ाई भी हमने विधानसभा के अंदर लड़ी। तो मेरे जीवन की जो सबसे बड़ी 2 लड़ाई विधानसभा के अंदर रही है, जो मुझे सफलता मिली, एक तो दिल्ली सरकार के प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी थे जिनको अस्पताल बनाने के लिए मुफ्त जमीन दी गई, और जितने भी स्कूल प्राइवेट थे जिनको स्कूल खोलने के लिए रियायती दर पर जमीन दी गई,
उन सभी स्कूल्स में 25% कोटा गरीब के बच्चों के लिए हमने आरक्षित करवाया और सारे उन हॉस्पिटल्स में जिनको रियायती दरों पर जमीन दी गई थी। आपको मालूम है अपोलो हॉस्पिटल के लिए दिल्ली सरकार ने DDA ने 1 रुपए में 10 एकड़ जमीन दी थी और 27% उसमें दिल्ली सरकार का योगदान था। लेकिन गरीब के लिए दरवाजे बंद थे, वो दरवाजे भी खुलवाने का हम लोगों ने काम किया। हमने जीवन भर दिल्ली के मेहनत कश कमेर लोगों की लड़ाई, चाहे जो लोग अनथराइज कॉलोनी में रहते हैं, चाहे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, चाहे गांव की एक्सटेंसिव आबादी में रहते हैं, चाहे परिवार बस्ती के लोग हैं, हमने जीवन भर इनकी लड़ाई को हर स्तर के अंदर हर स्तर पर लड़ा है। दिल्ली विधानसभा में भी लड़ा है। जब भी कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो तो हमने उसके दरवाजे को भी खटखटाया है कि इन लोगों के साथ न्याय हो सके, इंसाफ हो सके। इस बात की गवाह दिल्ली विधानसभा है। हमने अपनी ओर से कभी कोई कमी और कोताही नहीं छोड़ी। आज मुझे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री JP नड्डा जी ने और देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने साउथ दिल्ली क्षेत्र के मतदाताओं की सेवा करने के लिए भेजा है। पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों और बहनों के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, उनकी मेहनत की बदौलत रामवीर सिंह विधूड़ी साउथ दिल्ली से पार्लियामेंट का चुनाव जीतेगा। और आज मैं इस बात को कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि जिस संगम विहार को मैंने बहुत बसते हुए देखा था, आज उस संगम विहार की उस समय से भी बदतर हालत हो गई है। आप देखिए ना क्या हालत है, क्या हालत है। देखकर मुझे तो हैरानी होती है। मुझे बीच बीच में जब आने का मौका मिला है, जब मैंने संगम विहार की हालत देखी है तो हमको बहुत तकलीफ हुई है। मैंने इसकी जानकारी दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय को भी दी और उपराज्यपाल महोदय ने मुझसे वायदा किया था कि विधूड़ी साहब मैं संगम विहार जाऊंगा, मैं संगम विहार के हालात देख कर आऊँगा। मैं उनके साथ आता, लेकिन क्योंकि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के लिए साउथ दिल्ली से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आपको मालूम है या नहीं मालूम है, संगम विहार में उपराज्यपाल महोदय आए या नहीं आए? इस कॉलोनी बसी है, पुनर्वास बस्ती बसी है, गांव की एक्सटेंडेड आबादी में जो गरीब और मेहनत कश कमेरे लोग रहते हैं उनके साथ न्याय नहीं हुआ। उनको जो नागरिक सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं मिली है, उसका रास्ता निकालने के लिए भेजा है। हमने विधानसभा के अंदर अरविंद केजरीवाल की आंख में आंख डालकर कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश में आयुष्मान भारत योजना लागू की है। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मोदी जी की सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन इसी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं होने दिया। विधानसभा के अंदर उन्होंने, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने खड़े होकर मुझे वचन दिया था कि हम आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की अनुमति देंगे। अरे आपकी जेब से तो एक पैसा नहीं जा रहा। 5 लाख रुपया यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो मोदी जी की सरकार इलाज के लिए देगी, फिर किसी हमारे संगम विहार के या संगम विहार विधानसभा के किसी व्यक्ति को प्राइवेट हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में लुटना पिटना नहीं पड़ेगा। लेकिन इस आदमी को यही तकलीफ थी कि जहां जहां ये सुविधा देशवासियों को मिल गई, जब उनका इलाज हो जाता है, अपने घर आते हैं, तो मैंने बार बार कहा है कि वो भगवान का भी धन्यवाद करते हैं, वाहिगुरु का भी धन्यवाद करते हैं, अल्लाह तआला को याद करते हैं और उसके साथ उसी सम्मान के साथ वो मोदी जी को भी याद करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल कहता है अब इस योजना को यदि हम लागू करने की अनुमति दे देंगे तो क्या हम अपने लिए अपनी कब्र खोद ले? क्या हम कब्र तो तुम्हारी आज निकल खुदेगी, आधी खुद गई है, थोड़ी सी रह गई है, इसमें दफन करने के लिए हम आपको आए हैं। पूरी दिल्ली को आपने बेदर्दी के साथ लूटा है, बर्बाद करने का तुमने काम किया है, दर्जनों तुमने घोटाले किए हैं। बेचारे वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, चाहे महिला है चाहे पुरुष है। 7.5 लाख लोगों ने 2018 से लेकर आज तक ओल्ड एज पेंशन बनाने के लिए आवेदन किया है। एक भी महिला को, एक भी पुरुष को ओल्ड एज पेंशन बनाकर नहीं दी। बताइए किसी को मिली है 2018 से? और 2020 में वायदा किया था जिनकी उम्र 60 साल से 70 साल है उनको 2000 रुपया, जिनकी 70 साल से ज्यादा उनको 2500 रुपया, और अब कह रहा है 1000 रुपया पेंशन देंगे। अरे 6 साल से तुमने एक व्यक्ति को ओल्ड एज पेंशन नहीं दी। और अरविंद केजरीवाल, यदि आपके पास टाइम है ना, मेरा चुनाव तो 2 महीने के बाद होगा, शायद वोट पड़ेगा।